प्यारे बच्चों, क्लास 12th भूगोल विषय का जिला प्रशासन द्वारा दीप प्रोजेक्ट के तहत 5 मॉडल सेट जारी किए गए थे, जिसमें से हम लोगों ने 4 मॉडल सेट के आंसर को कंप्लीट कर लिया है। ये 5वां मॉडल सेट है जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्नोत्तर है। इसमें क्वेश्चन जारी किया गया था, आंसर मैंने तैयार किया है जो आपके लिए उपयोगी है। कॉपी में नोट करते जाएं और इसी तरह की यदि आपको वीडियो चाहिए जो परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर आपको समय समय पर मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो भूगोल विषय का 4 मॉडल सेट का जो आपको आंसर है वो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट का लिंक है, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो 5वां मॉडल सेट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा इसका। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। निम्न में कौन से विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो आर्सेंट रसल हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो लाटविया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है। तो रोपण कृषि है। क्यूबा की रानी किसे कहते हैं। तो गन्ना को। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र। चैनल टनल जोड़ता है। तो पेरिस और लंदन को। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो जकार्ता। 1995 में गेट का रूप बदलकर किस संगठन का उदय हुआ। तो विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी। 2015 में। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, इसका सही आंसर होगा 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ या उससे अधिक। 15 हो जाएगा निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। आपका कपास हो जाएगा। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो इसकी ऋतु है जून से सितंबर। भारत की राष्ट्रीय जल कब अंगीकृत किया गया। तो 2010 में। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। तो ताप। नोआ मुंडी लॉ-एस्क खान किस राज्य में स्थित है। झारखंड। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है। तो 1991। बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है। तो यह है कोयला का। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन हैं। तो एहरलिच। ध्वनि की माप की इकाई क्या है। तो डेसिबल। तो ये आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 26 है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुसियन फेब्रे ने किया था। लिंग अनुपात क्या है। तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। संचार सेवाएं क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचारों मतों तथा बातचीत का आदान प्रदान संचार कहलाता है। जिन माध्यमों से संदेश या समाचार पहुंचाए जाते हैं उन्हें संचार के साधन कहते हैं। अगला है ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है। तो ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर तथा शीतकाल में पर्वतीय भागों से मैदानी चारागाहों की ओर पशु चारकों का होने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। समता से आपका क्या तात्पर्य है। तो समता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। आधारभूत उद्योग क्या है। तो आधारभूत उद्योग के अन्य उद्योगों को अपने उत्पादों के द्वारा कच्चा माल प्राप्त कराते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग अन्य मशीनरी उद्योगों के लिए इस्पात रूपी कच्चा माल उपलब्ध कराता है, इसलिए लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है। परिवहन क्या है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्री तथा वस्तुओं को ले जाने वाले साधन को परिवहन कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द का क्या अर्थ होता है।
पेट्रोलियम लैटिन भाषा के दो शब्द पेट्रो तथा ओलियम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चट्टानी तेल। रोपण फसल के उदाहरण लिखें। यह फैक्ट्री उत्पाद से मिलती जुलती एक बड़े पैमाने वाली एक फसली कृषि है। क्षेत्र का विस्तृत आकार, अधिक पूंजी निवेश तथा खेती के लिए आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग रोपण कृषि की विशेषता है। इस प्रकार की कृषि में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, कोको आदि उगाए जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ शुरू होता है 3 अंक का। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का वर्णन करें। तो मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ मतलब घटक है समानता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और स्थिरता। ये स्तंभ लोगों के अवसरों को बढ़ाने, उनके जीवन स्तर को सुधारने और दीर्घकालीन कल्याण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक है। पहला, समानता। इसका अर्थ है कि लोगों को उनके लिंग, जाति, आय या नस्ल की परवाह किए बिना सभी के लिए समान अवसर प्राप्त हो। यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी के पास अपनी क्षमताओं को विकसित करने का समान अवसर हो। दूसरा है उत्पादकता। यह मानव कार्य और श्रम की उत्पादकता से संबंधित है। लोगों की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों में निवेश करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है सशक्तिकरण। इसका अर्थ है कि लोगों को निर्णय लेने की शक्ति मिले। यह शक्ति उनकी क्षमता और स्वतंत्रता से आती है, जिसे सुशासन और जन उन्मुख नीतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। चौथा है स्थिरता। तो यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी अवसर उपलब्ध रहे। स्थिरता का अर्थ है अवसरों को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि आज के विकास से भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान ना हो। 36 नंबर क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन करें। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है संयुक्त या सहकारी उद्योग। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अथवा सहकारी समितियों के योगदान के द्वारा उद्योग चलाए जाते हैं तो उसे संयुक्त उद्योग कहा जाता है। इसके उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल गुजरात आदि। सार्वजनिक उद्योग। तो सार्वजनिक उद्योगों का संचालन सरकार स्वयं करती है। इसके अंतर्गत भारी और आधारभूत उद्योग शामिल है। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लौह इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। तीसरा है निजी उद्योग। तो यदि उद्योगों का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का होता है तो उसे निजी उद्योग कहते हैं। इसका उदाहरण है लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग है। 37 है प्रवास के 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। तो प्रतिकूल परिस्थिति में परेशान होकर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। उदाहरण बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारक उद्भव स्थान को प्रतिकूल बनाते हैं। 38 है संभववाद विचारधारा क्या है। तो संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास ने किया था। संभववाद शब्द का प्रयोग लूसियन फेब्रे के द्वारा किया गया। संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है तथा वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त संभावनाओं को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। संभववाद विचारधारा के अनुसार मानवीय क्रियाकलापों तथा मानव द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य को महत्व प्रदान किया गया है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव बढ़ता रहा। मानव ने प्राकृतिक वातावरण पर निर्भरता कम कर दिया। 39 है परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करें। तो परिवहन वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। परिवहन के 3 प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है आपका वायु परिवहन। तो वायु परिवहन वायु मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन का तीव्रतम साधन है। इससे यात्री समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है। वायु परिवहन के प्रकार घरेलू वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। दूसरा है पाइपलाइन परिवहन। तो पाइपलाइन परिवहन से आशय ऐसी परिवहन प्रणाली से है जिसमें गैसों तथा तरल पदार्थों को पाइपलाइनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है।
तीसरा है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन से आशय भूमि मार्ग द्वारा वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से है। भारत में मार्गों तथा कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। स्थल परिवहन के प्रकार में है सड़क परिवहन, रेल परिवहन आदि। 40 नंबर क्वेश्चन है रोपण कृषि के किन्हीं 3 विशेषताएं बताएं। तो रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है इस कृषि को यूरोपीय एवं अमेरिकी लोगों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित किया था। दूसरा, इसमें बागानों का आकार बहुत विशाल होता है, कुछ बागान हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। तीसरा है इस कृषि के अंतर्गत अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, उच्च तकनीक तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है इस कृषि के अंतर्गत केवल किसी एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। पांचवा, सस्ते श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। छठा है सस्ता अकुशल श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है, जबकि तकनीकी सहायता एवं कुशल श्रम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। सातवां है रोपण कृषि वाले क्षेत्रों में यातायात सुविधाएं विकसित अवस्था में मिलती है, जिसके द्वारा बागानों एवं बाजार का सुलभ संपर्क बना रहता है। आठवां है यह कृषि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रमुखता से की जाती है। और लास्ट पॉइंट 9वां है यह बृहत स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन कृषि प्रणाली है। 41 है भौगोलिक सूचना से आप क्या समझते हैं। तो भौगोलिक सूचना तंत्र भौगोलिक आंकड़ों एवं सूचनाओं के संग्रहण, विश्लेषण और मानचित्रण का एक कंप्यूटर आधारित तकनीक है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सूचना तकनीक मतलब आईटी कहते हैं। भूगोलवेता मार्बल ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है जीआईएस क्षेत्रीय सूचना संग्रह, विश्लेषण एवं प्रदर्शन का एक तंत्र है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? 3 लाभों को लिखे। तो जब भूमि के गर्भ से मैग्मा निकलता है, मतलब भूमि के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निमुक्त होती है। इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गीजर, कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। जैसे भारत में हिमाचल प्रदेश के मानीकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र अधिकृत किया जा चुका है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन। विश्व व्यापार में स्वेज नहर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो स्वेज नहर मार्ग भूमध्य सागर तथा लाल सागर को मिलाता है। यह मार्ग पुरानी दुनिया के मध्य में से होकर जाता है अतः इसका विश्व के अधिकतर भागों से संपर्क है। इसमें विश्व का लगभग 15% व्यापार होता है। दूसरा है यह नहर यूरोप के औद्योगिक तथा एशिया के विकासशील देशों के मध्य संपर्क स्थापित करती है। तीसरा, इस नहर के निर्माण से पहले यूरोप से एशिया आने वाले जहाज़ों को दक्षिणी कैप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ता था, परंतु इस मार्ग के बन जाने पर उत्तरी पश्चिमी यूरोप और एशिया के बीच की दूरी 8000 मीटर कम हो गई है। किलोमीटर होना चाहिए, 8000 किलोमीटर कम हो गई है। चौथा है इस नहर का सबसे अधिक लाभ ग्रेट ब्रिटेन को हुआ है, क्योंकि इसके निर्माण से ग्रेट ब्रिटेन का संबंध भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड आदि से सुविधाजनक हो गया है। पांचवा है यह नहर 168 किलोमीटर लंबी तथा 365 मीटर चौड़ी है। इसकी गहराई 1615 मीटर है। इसके उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद तथा दक्षिण में स्वेज पतन है। मध्य में इस्लामिया नहर है जो तिमसा झील पर स्थित है। इस नहर में 2 गलियारे हैं, एक जहाज़ों के आने के लिए, दूसरा जाने के लिए। 44 है चाय अथवा कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो चाय का देना है चाहे कपास का देना, मैंने दोनों दिया है, किसी एक को ही लिखना है एग्जाम में। तो चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, जलवायु उष्ण व उपोष्ण कटिबंध चाहिए। तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। वर्षा 125 से 250 सेंटीमीटर। मिट्टी है जो गहरी दोमट होती है। धरातल
या भूमि जो है सीढ़ी नुमा चाहिए। क्षेत्र जो है इसका असम और पश्चिम बंगाल है। कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा का जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंध चाहिए। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। फूल तो फल लगते समय तेज धूप, स्वच्छ आकाश चाहिए। पाला तो कपास के लिए हानिकारक है पाला। और 200 से 210 दिन पाला रहित मौसम चाहिए। वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर। और मिट्टी जो है काली मिट्टी चाहिए इसके लिए। 45 है विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, मलिन बस्तियों में वृद्धि। तो बड़े नगरों का आकार मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास है। ये लोग रोजगार की तलाश में नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। नगर में अनियमित, अनियोजित तथा अनियंत्रित रूप से मलिन बस्तियां बनने लगती है। बड़े नगरों की यह समस्या विशेष रूप से उत्पन्न हो जाती है। फिर है नगरीय विस्तार। जैसे ही नगरों की जनसंख्या बढ़ती है वे चारों ओर बाहर की ओर फैलते हैं और कृषि योग्य भूमि का हरण करते हैं। बृहद नगरों के आसपास उपनगर बन जाते हैं। इस तरह नगर और अधिक विस्तृत हो जाते हैं। सुगम यातायात की समस्या। तो नगरों में अनियमित बस्तियों के फैलाव से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इनमें से एक प्रमुख समस्या सुगम यातायात की समस्या भी है। नगरों में बढ़ती भीड़ को परिवहन की आवश्यकता होती है, जिससे यातायात प्रभावित हो जाता है। प्रदूषण तो नगरों के अनियमित तथा अनियोजित विकास से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का विकास होता है। अन्य समस्याएं, उपर्युक्त समस्याओं के अलावा नगरीय बस्तियों में कुछ अन्य समस्याएं भी पाई जाती, जैसे सीवर प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, बेरोजगारी, सामाजिक प्रदूषण आदि। 46 नंबर क्वेश्चन है उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता की है? तो भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा सन 1991 में की गई। इस नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। का है उदारीकरण से आशय, तो आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्व आर्थिक नियमों व कानूनों में लचीलापन, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, उद्योग स्थापना, वाणिज्य व व्यापार क्षेत्रों में छूट संबंधी समस्त प्रयासों को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। ख है निजीकरण से आशय, तो उदारीकरण नीति निजीकरण को आधार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर स्वामित्व हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है। निजीकरण घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय दोनों पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ग है वैश्वीकरण से आशय, तो वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान व पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश को स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का भारत के औद्योगिक विकास में सहयोग। तो उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण भारत के औद्योगिक नीति 1991 के प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन से भारत के औद्योगिक विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। तो इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरण से संबंधित 6 उद्योगों को छोड़कर भारत सरकार ने सभी उद्योगों को लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त कर दिया है। सन 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या को 17 से घटाकर 4 कर दिया। इस प्रकार 13 उद्योगों के लिए निजी क्षेत्र के दरवाजे सरकार द्वारा खोल दिए गए। केवल परमाणु शक्ति तथा रेलवे से संबंधित उद्योग ही सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बने हैं। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों के शेयरों में से कुछ को सामान्य जनता, कामगारों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए आवंटित करने का निश्चय किया। फिर किसी भी उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा को समाप्त कर दिया गया तथा इसके लिए लाइसेंस व पूर्व अनुमति की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। लास्ट पॉइंट है उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को घरेलू निवेश के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इससे भारतीय उद्योगों में विदेशी निवेश के दरवाजे खुल गए, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों में उन्नत तकनीक, वैश्विक कुशल प्रबंध व व्यावहारिकता का अधिगमन तथा प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सर्वश्रेष्ठ होने से उनके विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त हुई। फिर है भारत की औद्योगिक नीति में घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उदारता दिखाई गई है। खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण,
वह व्यवस्था को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोल दिया गया। लास्ट पॉइंट है, इन सभी छूटों के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत सरकार की आशाओं के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन विदेशी निवेश का एक बहुत बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त, सेवा, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत उपकरण, खाद्य व दूध जैसे उद्योगों में लगाए जाने से इन उद्योगों के विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। 47 है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। तो स्वतंत्रता के बाद भी काफी समय तक खाद्यान्नों की कमी बनी रही थी, लेकिन भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी परिवर्तन 1960 के दशक से आरंभ हुई। कृषि में विकास के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए, जिनमें बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में, उर्वरकता, मशीनरी, ऋण और विपणन सुविधाएं सम्मिलित है। सरकार ने मैक्सिको से उन्नत गेहूं के बीज तथा फिलीपाइंस से चावल की अच्छी किस्मों के बीज आयात किए। इसके अतिरिक्त उर्वरक व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाने लगा। इसका विवरण निम्नलिखित है। तो सिंचाई, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो रोक रोक के। और लास्ट अब क्वेश्चन है, दिए गए विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। तो गोरखपुर को दर्शाना है, भुवनेश्वर है, हाजीपुर है, कोलकाता है। तो ये भारत का मानचित्र है, आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ बिंदु लगा है, जैसे यहाँ पर बिंदु लगा मतलब ये गोरखपुर हो गया, यहाँ है ये हाजीपुर हो गया, ये आपका कोलकाता हो गया और ये आपका भुवनेश्वर हो गया। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इस तरह आपको ग्राफ में दर्शा देना है। तो ये लास्ट मॉडल सेट जो बचा हुआ था दीप प्रोजेक्ट का समाप्त हो चुका है। बाकी और जो भी सब्जेक्ट के बचे हुए हैं जल्द मैं उसको आपके सामने उपस्थित करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।